हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो है पावर। ओके, तो पावर भी आपने 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होती है। ओके, तो क्या डेफिनेशन होती है पावर की? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, रेट का मतलब क्या होता है? वो डिफरेंशिएशन याद करो। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये भी वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उससे पहले हम पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होता है, वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, ये क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? किस चीज का फॉर्मूला बनेगा? ये एवरेज पावर। ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोट पावर की, आपने ये भी पढ़ रखी है। 1 वोट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 जूल पर सेकेंड। सब चीजें ध्यान रखेंगे। एक और यूनिट भी होती है पावर की, हॉर्स पावर। एचपी लिख देते हैं, वो किसके बराबर होती है? 746 वोल्ट की। तो सब चीजें वही 9th वाली, जितना भी मैंने लिखा है सब कुछ ये अपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, हॉर्स पावर, वोट, एवरीथिंग। ओके, बस एक नई बात आपके लिए आई है कि जो पावर का फॉर्मूला है कि किसके लिए? एवरेज पावर के लिए। ठीक है, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर भी पढ़ना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या बनेगा बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर वो क्या हो जाएगा? dw बाई dt, जिसे dx बाई dt होता है। dw क्या है? f डॉट ds बाई dt। ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस पावर f डॉट v। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला फॉर यू। याद रखना है, हमेशा 12th में भी काम आएगा कि इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू f डॉट v। ओके, डॉट प्रोडक्ट है तो f और v दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है एंड पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल भी करेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। उससे पहले कुछ और चीजें हम यूनिट्स ऑफ एनर्जी थोड़ी डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में जिनके बारे में लिख रखे हैं, जो हमारी पूरी 11th 12th काम आती रहेंगी। एक तो जूल होगी, ऐसा यूनिट एनर्जी की। ठीक, फिर 1 किलोवाट आवर भी आपने पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में, एनर्जी की यूनिट है। कब आती है 1 किलोवाट आवर? दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, हम देखते हैं कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। वो 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर। फिर 1 अर्ग, ये सीजीएस यूनिट है, इसके बारे में मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताया था। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ओके, फिर एक कैलोरी आएगी हीट वाले चैप्टर में, दिस इज इक्वल टू 4.2 जूल अप्रोक्सीमेटली। फिर एक 12th में आएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतने जूल के बराबर है। ये 9-10 में आती है, 11th में भी आएगी। ये तो है ही ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट ऐसा किसी चैप्टर में नहीं आती। कैलोरी हीट वाले चैप्टर में ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12th में। तो सारी इसकी यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सारी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है बेटा, पांचों की पांचों। ओके, इसके बाद एग्जांपल देखो, एग्जांपल बेस्ड ऑन f डॉट v। एग्जांपल है बेटा एनसीईआरटी का 6.11 वाइडिंग रीड करना। वहां से ये दिया हुआ है कि एक 1800 kg की लिफ्ट है
ओके, ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो अपोज कर रहा है इस वेलोसिटी को, उसकी वैल्यू दे रखी है 4000 न्यूटन। लिफ्ट कैसे ऊपर जाती है? केबल्स लगी होती है यहाँ पर जो उसे ऊपर लेके जाती है, जो टेंशन लगाती है। ओके, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर, कि जो भी मोटर इसको ऊपर लेके जा रही है कितनी पावर डिलीवर कर रही होगी। ठीक है, वेलोसिटी दिख रही है, पावर पूछा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एफ डॉट। पावर कैसे लगा रही होगी मोटर? पावर लगा रही होगी जिससे इन केबल्स का फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऊपर लेकर जा रही होगी। तो पावर किसके बराबर अपने को निकालनी पड़ेगी? जो भी फोर्स आएगा, मतलब मान लो टेंशन फोर्स, टेंशन इनटू वेलोसिटी। मोटर इतना फोर्स लगा रही होगी और इतनी वेलोसिटी है। टेंशन भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो टेंशन और वेलोसिटी में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो टी डॉट वी क्या हो जाएगा? टी वी कोस थीटा। थीटा कितना है? 0। तो पावर क्या हो जाएगा? टेंशन इनटू वेलोसिटी। वी विल हैव टू फाइंड आउट द टेंशन। तो ऊपर टेंशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। मतलब नेट फोर्स लिफ्ट में क्या होगा? 0। जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर टेंशन है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। नीचे क्यों लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा वेलोसिटी का, कि जैसे लिफ्ट जहां भी कांटेक्ट में होगी वहां पर वो कांटेक्ट इस पे नीचे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे होंगे। और कौन सा फोर्स लगेगा? mg। 1800 g लिफ्ट का मास इनटू g। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? अच्छा, इसमें एक और बात भी लिख रखी है, मिनिमम पावर डिलीवर्ड। वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि अभी लिफ्ट का मास दे रखा है, सिर्फ लिफ्ट को भी ऊपर जाना है तो इतनी पावर डिलीवर करनी पड़ेगी। अगर लिफ्ट में पैसेंजर्स है तो फिर नीचे mg बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, इसलिए मिनिमम पावर पूछ लेते हैं। ओके बेटा, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? नेट फोर्स ऊपर नीचे का बराबर होना चाहिए। 18,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 22,000 न्यूटन। ओके, तो पावर कितना आ जाएगा? 22,000 इंटू 2, 44,000 वोल्ट। फिर ये भी कह रहे हैं इसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करो, क्योंकि मोटर्स की जनरली पावर हॉर्स पावर में दी होती है। तो इसे 746 से डिवाइड कर देंगे इस पावर को, तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? एचपी में आ जाएगा, हॉर्स पावर। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर। तो पावर में बस आपको इतना याद रखना है कि एवरेज पावर का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला और इसकी यूनिट। ओके, इसके बाद एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है कोलिजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कोलिजन में भी हम बेटा, मतलब पहले हम पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन। ओके, या फिर इसका नाम दे दिया जाता है 1D कोलिजन, कोलिजन इन 1D। जिससे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन में था, तो कोलिजन भी क्या होगा? एक लाइन में, कि कोलिजन से पहले भी एक लाइन में मोशन होगा और बाद में भी क्या होगा? एक ही लाइन में मोशन। तो इसे या तो हेड ऑन कोलिजन बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? कोलिजन इन 1D। ठीक है, फिर हम कोलिजन इन 2D भी पढ़ेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कोलिजन इन 1D या हेड ऑन कोलिजन। इसमें भी 3 टाइप के कोलिजन रहते हैं। इलास्टिक कोलिजन, या इलास्टिक कोलिजन के और भी 2 नाम होते हैं, कंप्लीटली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। फिर इन इलास्टिक कोलिजन, एंड थर्ड इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, कंप्लीटली या परफेक्टली कोई भी वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये 3 कोलिजन हमें पढ़ने हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सबसे सिंपल वाला, कंप्लीटली इनइलास्टिक।
कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? मैं सारे केसेस ऐसे लेकर चलूंगा कि एक बॉल रेस्ट पे, दूसरी बॉल आकर उसे कोलाइड कर देगी और इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो आपको ये जो एक टाइप की डेरिवेशंस भी एग्जाम में आती हैं, ओके? या फिर आपको क्या करना होगा कि इसमें अगर ये बॉल भी चल रही है, वो केस आपको खुद से लेना होगा अगर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है? वो मैं बताऊंगा कि उस केस को हम कैसे डील करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन को? ये वो कोलिजन होते हैं जिसमें कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स साथ में दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुगेदर और मूविंग टुगेदर, मतलब चिपक कर चलना शुरू कर देते हैं, ओके? आफ्टर कोलिजन वो दोनों चिपक कर चलना शुरू हो जाए, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम। ऐसे इसे डिफाइन किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल कि एक वुडन ब्लॉक पड़ा और एक बुलेट आई, वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर गई। अब वुडन ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है? कैसा आपका एग्जांपल भी था क्लास 9th में। फिर क्या याद रखना है? तो इसकी डेफिनेशन होगी कंप्लीटली इनइलास्टिक की कि दे विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर, ओके? है ना? तो एक बात आपको याद रखनी है कि चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे कोलिजन ऑन 2D हो, चाहे जो 3 कोलिजन मैंने लिखे थे उनमें से कोई भी कोलिजन हो, इन एवरी केस मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व। हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये जो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि momentum of a system is conserved if no net external force acting on the system। तो इन दोनों में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो पहले का क्या मोमेंटम है? m1u, इसका 0। बाद का कितना हो गया? m1 प्लस m2 इंटू v फाइनल, तो v फाइनल हो गया m1u बाय m1 फाइनल। इसमें कुछ नया नहीं है, सेम क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किया होता है कि बुलेट जाके पेनिट्रेट कर जाती है, आपने वही मोमेंटम कंजर्व कर दिया था वहां पर भी, ओके? बट सेम ऐसे क्वेश्चन था। अब अगर ये भी चल रहा होता तो क्वेश्चन आ जाए ये भी चल रहा, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका भी मोमेंटम लिखो। मान लो इसकी वेलोसिटी है v और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ क्या ऐड कर दोगे? प्लस m2v। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता फिर भी इसका मोमेंटम लिख देते, फिर क्या लिखते? माइनस m2, क्योंकि आपने उस डायरेक्शन को क्या मान रखे? पॉजिटिव। तो अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मोमेंटम लिखोगे m2v, इधर आ रहा है तो माइनस m2v। ऐसे आप अगर दूसरा मास भी चल रहा है तो उसको कंसीडर करोगे एंड यू विल सोल्व द क्वेश्चन। तो सबसे बेसिक क्या कहते हैं? कोलिजन है। इसमें फिर आप लॉस भी निकाल सकते हो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी याद रखना, इस कोलिजन में मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? लॉस कैसे निकालोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1u² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि जो भी सॉल्व करके आएगा जनरली बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, पहले के काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे, उसमें से बाद की काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दोगे और लॉस आ जाएगा। और ये बात याद रखना, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इस टाइप के कोलिजन में, आउट ऑफ 3 कोलिजन्स वो मैक्सिमम लॉस होता है, ओके बेटा? एक और तरीके से इस कोलिजन को डिफाइन करते हैं, उसके लिए आप लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसके लिए ई की वैल्यू 0 होती है। ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी के लिए याद कर लो, इसके लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 0। फिर हम सेकंड लेंगे, जो इसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है वो है इलास्टिक कोलिजन। तो इसकी भी कोई ना कोई डेफिनेशन है। इसके लिए भी ई की वैल्यू आएगी, जैसे इसके लिए ई की वैल्यू आएगी 1, ओके? क्या होता है इलास्टिक कोलिजन को कैसे डिफाइन किया जाता है? अगेन मैं सेकंड
बॉडी को रेस्ट पर ले रहा हूं, चल रही होगी तो इसका मोमेंटम भी ले लेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ले लेंगे। सेम डायरेक्शन में चल रही होगी तो मोमेंटम ऐड कर देंगे, अपोजिट में होगी तो मोमेंटम माइनस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों चिपक कर चलेंगे। मैंने दोनों की वेलोसिटी मान ली v1 v2, ठीक है। और ये बेटा कुछ भी हो सकता है, देखो ये तो आगे जाएगी, ये बात तो पक्की है। ये बॉल जो पीछे से आ रही है रुक भी सकती है, टकरा के साथ में भी जा सकती है उसी डायरेक्शन में, या टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकती है। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। वो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। v1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इधर ही जा रही है, 0 आ गई तो रुक गई, और अगर नेगेटिव आ गई तो मतलब ये टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे इलास्टिक कोलिजन को? या तो कह दो E की वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है 1, या फिर जो मेन डेफिनेशन है जैसे उसमें क्या करता है कि दोनों साथ में चलना शुरू कर देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है कि कोलिजन से पहले की और बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। लॉस क्या है, 0। उसमें मैक्सिमम लॉस था, इसमें मिनिमम लॉस है, 0 लॉस। ओके, उसमें एक वेरिएबल था, इसमें 2 वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, तो मोमेंटम कंजर्व, m1 u1 plus 0 इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। ये हमारी एक इक्वेशन है। दूसरा क्या कर दो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। 1 और 2 को सोल्व कर लो, यू विल फाइंड v1 एंड v2। ओके, बट हम इसे अवॉइड करेंगे इस अप्रोच को, कि हम काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमारी चीजें आसान कर देता है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो, कोलिजन से पहले एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, कोलिजन के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे। तो ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मैं इसको याद करने का सिंपल तरीका है बताऊंगा। तो देखो एग्जांपल इसका कि कैसे हम इसको लिखेंगे। मान लो कोलिजन से पहले स्पीड्स थी u1 एंड u2, बाद में होगी v1 एंड v2। तो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी कोलिजन होगा। मान लो इसकी 5 है, इसकी 10 है, तो ये कितने से अप्रोच कर रही है उसकी तरफ, 5 से। तो आप क्या करेंगे, u1 माइनस u2, दिस विल बिकम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब आपको ध्यान रखना, देखो मैंने क्या कहा, इसकी 10 है, इसकी 5 है, तो कितने से अप्रोच कर रही है, 5 से। 10 माइनस 5 किया मतलब u1 माइनस u2। अगर ये 10 से जा रही है और वो सामने से 5 से आ रही है, ओके, तो ऐसा हो ये 10 से और ये 5 से। फिर ये एक दूसरे की तरफ कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, 15 से। फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बन जाएगा, 15। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो आप क्या कर देते, u1 प्लस u2। ऐसा हमने कहीं कुछ पहले भी कर रखा है, कहां कर रखे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में। मतलब सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो। अब u1 माइनस u2 करोगे, ये u2 माइनस u1, ऐसा कैसे सोचोगे? ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, याद कर लेना। चाहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। अगर सेम डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो ऐड करना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो u1 माइनस u2। अब सेपरेशन, अब मानो ये 10 से जा रही है, 5 से जा रही है, तो कितने से सेपरेट हो रही है, 5 से। तो v2 में से क्या कर देंगे, v1। जैसे आपको ठीक लगे याद कर लेना। अगर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती
कि ये 5 से जा रही है, 10 से जा रही है, फिर क्या हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 15, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है जब, तो अप्रोच हो चाहे सेपरेशन हो ऐड करना है, सेम डायरेक्शन में तो बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दो, बस ऐसे ही आप करेंगे। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ओके, अब इसकी वैल्यू 0 क्या आई थी फर्स्ट वाले कोलिजन के लिए, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि उसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था बेटा 0, वो सेपरेट हो ही नहीं रही थी, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था 0, तो इसलिए उसके लिए ई की वैल्यू क्या आती है 0। ओके, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या आएगी 1, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इन दोनों इक्वेशन से V1 और V2 निकालना और फिर चेक करना कि ई कितना आ रहा है। तो ई क्या होगा इस केस में, सेपरेट कितने से हो गए V2 माइनस V1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है U1 माइनस 0, यहां से V1 V2 निकालना और यहां पर वैल्यू पुट करना, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। ओके, ये आप खुद ट्राई आउट कर सकते हो, बट हमें तो पहले से ही पता है कि ई की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 1, वी विल यूज दैट, तो ई कितना है 1। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है U1 माइनस 0, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई V2 माइनस V1 इक्वल टू U1। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, हम इसे अपनी सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाओगे, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा बेटा, तो इट इज इजी टू सॉल्व। ओके, और आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फिर इतनी बात, तो यहां पर भी हम डेरिवेशन में भी यही यूज करेंगे, वन इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज दिस, एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, तो देखो बेटा V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये याद करने हैं फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, M1 माइनस M2 इंटू U1 बाय M1 प्लस M2। V2 की वैल्यू आ जाएगी 2M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। एग्जाम में आता है ये इलास्टिक कोलिजन के केस में कि ऐसे ही देंगे आपको कि एक बॉल चल रही है, रुकी हुई है, तो बताओ कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या आएगी, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर V1 एंड V2। आप ऐसे एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखोगे, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखोगे, उन्हें सोल्व करोगे और V1 V2 डिराइव करोगे, और ये फॉर्मूलाज आपको याद भी करते। ओके, इसके बाद भी आता है डेरिवेशन में एक और पार्ट भी आता है, उसे हम अभी डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड जो कोलिजन था वो क्या था, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसको उसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ना चिपक के चलते हैं, ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इन दोनों के बीच का कोलिजन है वो। ओके, उसके लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो क्वेश्चन आएगा जब इनइलास्टिक कोलिजन का आपको ई की वैल्यू मानो हाफ दे दे, ऐसे केस बनाओगे, ई हाफ है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखोगे M1 U1, क्योंकि ये तो हमेशा कंजर्व रहना है, M2 V2, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की लिख देना, मानो ई हाफ दे रहे थे, हाफ किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ, बस इलास्टिक में या 1 आ गया था, अब 1 की जगह कुछ और आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ M1 U1 स्क्वायर, फाइनल कितनी है, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ओके, तो इट्स वेरी सिमिलर टू इलास्टिक कोलिजन, बस ई की वैल्यू यूज कर लेना जो भी आएगी। फिर अभी मैंने बताया इलास्टिक कोलिजन में और भी आगे डेरिवेशन होती है, V1 V2 निकलवाते हैं, फिर दो स्पेशल केसेस है बेटा इसमें। ओके, क्या है स्पेशल केस, पहला केस अगर M1 M2 के बराबर है, हमारे पास V1 आया था M1 माइनस M2 U1 बाय M1 प्लस M2, V2 आया था 2M1 U1 बाय M1 प्लस M2। अगर M1 M2 बराबर है तो M1 M2 की वैल्यू यहां डालो, V1 आ जाएगा 0, V2 आ जाएगा V1। This is a very special case,
मतलब क्या हुआ, जब दोनों मासेस बराबर है, इससे जाके टकराया तो ये तो रुक गया, पहले वाला इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, और बाद वाला उसी वेलोसिटी से आगे चलेगा। ठीक है, ये जाके टकराया, खुद रुक गया और अपनी सारी की सारी वेलोसिटी आगे वाले को दे दी। तो ऐसा होता है जब दोनों मासेस बराबर होते हैं, पीछे वाला मास रुक जाएगा, अपनी सारी वेलोसिटी आगे वाले को दे देगा। ओके, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, लाइन नोट कर लेना बेटा, ये इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1D, या कह दो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, जब दोनों मासेस इक्वल होते हैं दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ओके, तो मैं लाइन बोल रहा हूं, ये लिखोगे, इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन व्हेन बोथ द मासेस आर इक्वल then they will exchange their velocities। okay, इन्होंने एक्सचेंज कर ली, इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसने इसे दे दी, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसने उसे दे दी। ये चीज आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो। देखो अभी तो एक रुका हुआ था, एक चल रहा था, मैंने वो केस लिए, बट अगर दोनों चल रहे हैं, मानो ये 5 से जा रहा है, ये पीछे से 3 से आ रहा है, दोनों आगे 3 से जा रहा है, दोनों का मास सेम है, तो आफ्टर कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ये अपनी वेलोसिटी से दे देगा, ये से दे देगा। क्या होगा कोलिजन के बाद, पीछे वाले की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, आगे वाले की 5 मीटर पर सेकंड, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अभी क्या होगा, एक दूसरे को अपनी वेलोसिटीज दे देंगे, ये से दे देगा, ये से दे देगा अपनी वेलोसिटी, ये इधर जाएगा, इसने इसको दे दी तो इधर जाएगा 3 मीटर पर सेकंड से, और ये उस तरफ जाएगा। ऐसे लगेगा दोनों केसेस में कि बॉल इसके बीच में से निकलती है या ये बॉल एक दूसरे के बीच में से ऐसे पास होगी। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन केस ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन व्हेन बोथ द मासेस आर इक्वल। फिर इसका स्पेशल केस जो सेकंड केस है, इफ m2 इज मच ग्रेटर देन m1, ये एक छोटी सी बॉल है, वेट बहुत है, ये बॉल से जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो अपने पास क्या फॉर्मूला था v1 का, ओके, क्या होगा बेटा, m2 बहुत बड़ा है, नेग्लेक्ट हो जाएगा m1 ऊपर नीचे से, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, v1 आ जाएगा -u1, और m2 बहुत बड़े, डिनोमिनेटर में v2 लगभग आ जाएगा 0 के बराबर अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होगा आफ्टर कोलिजन, मतलब इसकी वेलोसिटी अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रुका रहेगा। तो क्या होगा इलास्टिक कोलिजन में, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, अगर m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो m1 जाके टकराएगा और वापस उसी वेलोसिटी से आ जाएगा। जैसे मतलब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सब चीजें कर रखी हैं कि हम वहां पर लिखा होता था कि बॉल फ्लोर से टकराई एंड इलास्टिकली कोलाइड, या दीवार से टकराई इलास्टिकली कोलाइड। उसका ये मतलब था जितनी वेलोसिटी से टकरा रही है उतनी वेलोसिटी से वापस आ रही है, क्योंकि दीवार का मास बॉल के मास से बहुत ज्यादा है, तो बॉल जितनी वेलोसिटी जाएगी उतनी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी जब क्या हो रहा है इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखोगे और ये प्रूव भी करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और रिजल्ट डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। ओके, सारे के सारे। तो ये सारा पार्ट कोलिजन का हमारा कवर हो गया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोलिजन इन 2D में थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे कि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं अपने सिलेबस में कि कैसा होगा। यही जो हमने पढ़ा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इलास्टिक कोलिजन है। ओके, तो कोलिजन इन 2D में एक एग्जांपल भी है 6.13, वो आप खुद से करना। तो क्या करते हैं, जैसे मतलब मानो m1, इसे ऑब्लिक कोलिजन भी बोल देते हैं, m2 ये u1 से आ रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो कोलिजन के बाद मतलब ये सब कहाँ काम आती है चीजें, जैसे स्नूकर्स खेलते हैं हम, पूल खेलते हैं, उसमें अगर डायरेक्ट बॉल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेगी तो दोनों एक ही लाइन में जाएंगी।
अगर आप थोड़ा एंगल पे मारोगे तो एक बॉल एक डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी बॉल दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो कैसे? जैसे ऐसे कि बिल्कुल देखो, मैं और दिखाता हूं कि बिल्कुल सामने जाएगी तो एक ही डायरेक्शन में, हेड ऑन कोलिजन। अब अगर ये बॉल ऐसे पड़ी और ये बॉल यहां जाके टकरा गई तो ये बॉल इधर चली जाएगी, एक बॉल किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? कोलिजन इन 2D का। ओके, तो मान लो कोलिजन के बाद एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। इनिशियल डायरेक्शन के साथ एक θ1 एंगल बना दिए, θ2 एंगल बना दिए। अब हमने बस 4 वेरिएबल आ गए, v1 v2 θ1 θ2। इक्वेशंस लगाओ। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले x डायरेक्शन में, कितने x डायरेक्शन में, मतलब मैं इसे इस डायरेक्शन को x ले लेता हूं, इसे y ले लेता हूं। x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है? m1 u1। बाद में कितना, देखो इसका v1 का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? v1 cos θ1 v2 cos θ2। तो m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2। m1 इधर जा रही है, m2 इधर जा रही है। फिर y डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, कोई वेलोसिटी नहीं है y डायरेक्शन में। फाइनल कितना है? इसका ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा। ऑब्वियसली बात है, तो हमें ऐसे जाएंगे बेटा, क्योंकि 0 करने मोमेंटम, एक कम y डायरेक्शन में मोमेंटम ऊपर आएगा, एक का नीचे आएगा। तो m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। दो इक्वेशन ये होगी। और इसमें हम एक ही पढ़ते हैं, कोलिजन इलास्टिक। क्या प्रॉपर्टी थी इलास्टिक की? काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड। इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात नहीं करते। तो पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 u1 स्क्वायर। बाद में कितनी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आएगी बेटा। स्पीड कितनी है? v1 और v2। तो अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, 2 मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की। ओके, वेरिएबल 4 है, v1 v2 θ1 θ2। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको v1 v2 θ1 θ2 में से कोई ना कोई एक वेरिएबल गिवन होगा, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो जब आप लोग एग्जांपल करोगे, ये 2D का 6.13 एग्जांपल है, तो उसमें आपको एक एंगल गिवन है θ1 या θ2 में से। तो 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल गिवन है, 3 वेरिएबल रह गए। अपने पास 3 इक्वेशन है। वी विल फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, एंड इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आप ज्यादा फोकस करोगे इलास्टिक कोलिजन इन 1D पर, उसका v1 v2 का फॉर्मूला याद रखोगे और उसके स्पेशल केसेस डेरिवेशंस भी आनी चाहिए। और न्यूमेरिकल्स बेटा बस मैंने सारा का सारा काम आपको वेरिएबल्स में करके दे दिया है। कोलिजन के न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो वैल्यूज होंगी। जो अप्रोच मैंने डेरिवेशंस में करी है, सेम अप्रोच यू विल फॉलो इन न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वर्क एनर्जी पावर। तो इसके बाद आपका मंडे को इसका टेस्ट होगा, आपकी मंडे को डाउट क्लास भी होगी। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन दैट क्लास, और मंडे को अपने टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू करो। ओके, थैंक यू।